अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और आज जो बाज़गश्त हो रही है और जो बात आज बहुत वाज़े तौर पर सामने आई है वो ये कि आइन बहरहाल सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम इदारे इसके अंडर आते हैं। उनको इख्तियार है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में ये तरमीम कर सकते थे। ये एक्ट के तौर पर बरकरार रखा गया है। आज आपका फुल मेंबर बेंच की 5वीं समाअत थी। फाइनल आज फैसला सुनाया गया। पहले कहा कि 5:30 बजे सुनाया जाएगा, कोई 6:15 बजे के बाद जस्टिस काजी फायजी साहब तशरीफ लाए तमाम जजेस साहिबान के साथ और फिर उन्होंने एक एक नुक्ते पर अपने अपने जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उसको भी बताया। अक्सरियती फैसला था कि इस एक्ट को बरकरार रखना चाहिए। 10 अफराद जो 10 जस्टिस साहिबान हैं उन्होंने कहा था ये होना चाहिए, 5 को इस पर एतराज था। फिर आपको 9-6 का भी एक तफरीक नजर आती है जिसमें से 9 लोग ये समझते थे कि जो अपील का हक है वो बहरहाल देना चाहिए और जिसमें से 6 लोग समझते थे या 6 जस्टिस साहिबान और साहिबा समझते थे लॉर्डशिप एंड लेडीशिप कि ये नहीं देना चाहिए। फिर 8-7 का भी एक तकरार हुई, उसमें भी एक इत्तफाक राय नहीं मौजूद था, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाज़े तौर पर नजर आया। कुछ जस्टिस लॉर्डशिप्स एंड लेडीशिप समझते थे कि जो ये माजी में जो केसेस हो गए हैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए और 7 जजेस समझते थे कि जाना चाहिए। तो जो अक्सरियती फैसले थे वो इन्होंने एनीवे सुपरसीड किया और अब ये बात बड़े वाज़े तौर पर कही जा सकती है कि जब ये अप्रैल में जब ये बिल बनकर आया था और कुछ स्टे दे दिया गया था उसके बाद से जो तमाम केसेस हैं उन पर डेफिनेटली नजरसानी और अपील हो सकती है, लेकिन उससे पहले के नहीं हो सकते। जिसमें मियाँ साहब के हवाले से और जहांगीर तरीन के हवाले से जो बार बार कहा जाता था कि अपील हो सकती है, तो ये बात क्लियर होगी कि वो अपील में अब नहीं जा सकते। कम से कम ये नहीं नजर आ रहा वाज़े तौर पर। इसका तफसीली जब फैसला आ जाएगा तो इसमें ज़्यादा पॉइंट्स हमें नजर आ जाएंगे, लेकिन अब तक जो हमारी बात हुई है कानूनदान से वो यही कहते हैं कि इसका इतलाक नहीं होता मियाँ साहब के फैसले पर और जहांगीर तरीन के फैसले पर। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्हीं के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका दस्तगीर साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब चल पड़े हैं फाइनली सर, लंदन से सऊदी अरेबिया उम्रा परफॉर्म करेंगे, दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आ जाएंगे। 21 तारीख रख दी गई है, लेकिन इस असना में ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का एक्ट है वो बरकरार रखने का फैसला तो हो गया, अपील का भी फैसला हो गया है, लेकिन माजी में नहीं जा सकते। तो अब नैब के केसेस पे भी अपील बनती है या इस केस पर भी आप अपील में जाएंगे कि माजी में केसेस को इंक्लूड किया जाना चाहिए? आपका इस वक्त क्या लगता है, लाहे अमल क्या होगा पीएमएल नून का? जी, पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि बिलाखिर पाकिस्तान की अदलिया जो है वो हम ख्याल बेंचों की दलदल से बाहर आई है, जिसका ताफुन जो है वो बड़ी देर से उसकी बदबू उठ रही थी। तो कुछ सफाई हुई है, कुछ ट्रांसपेरेंसी आई है, शफाफियत आई है और जिस फुल कोर्ट का मुतालबा हम पिछले 2 साल से कर रहे थे कि जितने भी इस किस्म के जो सियासी नौयत के केसेस हैं उनको फुल बेंच को सुनना चाहिए। और आज जब फुल बेंच ने फैसला दे दिया तो हमारा उससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम उसका एहतराम करते हैं कि जब अदलिया की जो इज्तिमाई दानिश है और वो बड़े फाइन पॉइंट्स पे बड़ी सटल तरीके से सामने आई है कि 3 हिस्से हैं उसके, लेकिन अहम बात यह है कि जो एक तो ये कहा गया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं एज बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो लिहाजा ये जो आर्टिकल 191 में लिखा गया था कि पार्लियामान को ये कानून साजी का हक हासिल है, वो उसकी आज तौसीक हुई है। तो ये हम सबके लिए खुशी की बात है कि जब भी पार्लियामान का जो वासिक हक है अवाम के नुमाइंदा होने की वजह से उसको तस्लीम कोर्ट ने किया है। और इस फैसले से ज्यादा मुझे तो कि एक पाकिस्तानी शहरी और साबिक कानून साज के हवाले से कि ये बात क्लियर हुई कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालत है वो आइन और कानून से बाला नहीं है। वो आला तरीन हो सकती है लेकिन वो पहले आइन है, फिर कानून है, फिर अदालत है। तो इसका जो इयादा है आज हुआ है वो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के शहरियों, तमाम शहरियों को के हकूक वसी हुए हैं अपील करने के हवाले से, वो भी बड़ी खुशाइन बात है। तो मियां नवाज शरीफ का जो इशू है उसे बार बार रेज किया जा रहा है, लेकिन वो इशू तो इस हवाले से पहले ही गैर मौसर हो चुका है। 2017 में पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी है जो अभी तक अनचैलेंज्ड है, पाकिस्तान का कानून बन चुका है कि जो कोई भी जो नाअहली अदालत करेगी वो 5 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ तो 2022 से ही उस नाअहली से बाहर आ चुके हैं। तो अब उनके सामने सिर्फ वो एक नैब कोर्ट का इंतहाई मुतनाज़िया और नाइंसाफी का फैसला है जिसके जज भी मरहूम हो चुके हैं, जिनकी जज के कॉन्डक्ट की वजह से उनको अदलिया से निकाला भी जा चुका है। तो जैसे ही मियां नवाज शरीफ 21 तारीख को वापस आएंगे
उसके बाद वो अपने आप को अदालत के सामने पेश करेंगे, अपनी अपील की पैरवी करेंगे और हमें ये तवक्को है, अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे। सर ये फरमा दीजिएगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस साहिबान ने इनको इजाज़त दी थी मियाँ साहब को कि वो इजलाज के लिए बाहर चले जाएं, 2019 में जो फैसला था, जो सरदार साहब थे जो अब रिटायर्ड हैं और नजफी साहब थे उस वक्त जस्टिस, तो उन्होंने 4 हफ्ते की जमानत दी थी जो एक्सटेंडेबल थी, उसको आप एक्सटेंड करा सकते थे। अब उसके बाद ऑलमोस्ट 4 years लेटर, अब हम 2023 में हैं और अगर वो आते हैं तो सबसे पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ पे एवनफील्ड और अजीजिया में ही ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर 10 years and 7 years रिस्पेक्टिवली। और सर कुछ केसेस नैब के जो तरमीम हुई थी उसके ऊपर जब सवाल नहीं उठाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट नहीं गई थी, तो उसमें कुछ कहा जाता है कि गुलबर्ग है, अलामा इकबाल टाउन है, कोई अड्डा प्लेस है, इसमें तहकीकात कम थी या कोई नैब की तरमीम की वजह से ये साइडलाइन हो गए थे। तो ये तमाम केसेस अगर आप एक एक मुझे जरा गाइड कर देंगे कि क्या क्या केस है और कहाँ पे स्टैंड करता है, और नैब केसेस अगर दोबारा खुल गए हैं तो उसमें आपकी क्या पोजीशन होगी? क्या आप उसमें अपील रखेंगे? जी, इसमें पहले तो मैं कानून साज, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि कानूनदान नहीं हूं, लिहाजा उसकी जो पेचीदगियां हैं कानून की वो तो कोई वकील ही आपको बता सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि लाहौर हाई कोर्ट का बराह रास्त मियां नवाज शरीफ की कन्विक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों जो केसेस हैं वो नैब कोर्ट ने फैसला किया था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एवनफील्ड केस है वो उसमें तो उनकी जमानत मिल चुकी हुई है और उनकी जो सजा है वो सस्पेंड हुई है। और उसके बाद जो अल अजीजिया केस है उसमें उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है, क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा वो वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो वो उसकी पैरवी करेंगे। उसके अलावा अगर नैब के केसेस खुलते हैं तो मियां नवाज शरीफ का रिकॉर्ड तो बहुत ही एक अमन पसंद और कानून का एहतराम करने वाले शहरी का है कि पहले भी जो अल अजीजिया केस में तकरीबन 250 दफा वो पेश हुए अदालत के सामने और खुद पेश हुए। तो लिहाजा वो उस तरह नहीं है कि जी 45 पेशी हैं और उसमें सिर्फ 3 पे बंदा पेश हुआ है, 42 में गायब भी हो गया जिस तरह दूसरे लीडरान ने किया है हालिया माजी में। तो लिहाजा वो हमेशा अदालत के सामने पेश हुए हैं और अदालत के सामने ही अपने केसेस का मुकम्मल दिफा करेंगे। और अब जबकि एक आला अदलिया में शफाफियत और बेहतर मुशावरत के साथ फैसले सामने आना शुरू हुए हैं आज से, तो हमें ये तवक्को है कि वो जो नाइंसाफी मियां नवाज शरीफ के साथ हुई थी उसका अब मदावा होगा और उनके जो सियासी और आईनी हकूक हैं बतौर पाकिस्तान के शहरी के वो बहाल होंगे। सर ये जो नैब तरामीम के खिलाफ पिटिशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके हवाले से फिर फैसला भी आ गया था, उस फैसले को भी दोबारा देखा जा सकता है, उसमें अपील की बहरहाल हक मौजूद है, क्या आप इस हक को इस्तेमाल करेंगे? जी, हम तो चाहेंगे कि ये जो तरामीम हमने की थी वो तरामीम थी जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों ने और हाई कोर्ट्स ने अपनी जजमेंट्स में ऑब्जर्वेशन दी थी कि यहाँ ये कानून जो है ये दुरुस्त नहीं है, यहाँ ये कानून जो है वो हकूक कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो लिहाजा उनकी बुनियाद बड़ी मजबूत है। या तो अपील में जाएंगे या फिर अगर कुछ देर लगनी है तो इंशाल्लाह अगली पार्लियामान जब मुंतखब हो जाएगी तो उसमें दोबारा ये कोशिश की जा सकती है कि कानून साजी नहीं हो, क्योंकि ये पिछली अदालत जिस मैंने कहा बड़ी मुश्किल से हम उस हम ख्याल बेंचों की मुताफन दलदल से बाहर आए हैं। तो अब उम्मीद तो यही है कि साफ पानी नजर आएगा और हम देख सकेंगे कि मामलात जो हैं वो कानून और आइन के वो दुरुस्त तरीके से चल रहे हैं। सर साफ पानी देखने के लिए क्या जरूरी है कि जो गंदा पानी हो वो भी अलग कर दिया जाए और पानी को मिक्स ना किया जाए? क्योंकि पहले आप लोग जेल में थे तो तहरीक इंसाफ पावर में थी और हर चीज फोन पर तय हो जाती थी, धोस धमकी से बिल मंजूर हो जाते थे। अब आपका अगर दौर है या कम से कम आपके लिए अगर कोई मामलात हमवार हो गए हैं तो उनके लिए ना हमवार है। और जिस तरह से हम ब्लेटेंटली देख रहे हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है कि किसी लीडर को आप पकड़ते हैं फिर आप उसको पता नहीं कहाँ
ले जाते हैं, फिर आप उसको किसी टीवी स्टेशन पर ले आते हैं, फिर उसको वापस ले जाते हैं, फिर फैमिली से मिलवाते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। एक आदमी रूपोश होता है, अचानक से वो किसी एंकर के घर पर आके इंटरव्यू दे देता है। सर ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मामलात है और ये अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस पैमाने को बढ़ाते हैं, वो पैमाना जुल्म के लिए मजीद बढ़ता ही है। अगर वक्त दोबारा खराब होगा तो मजीद बुरा होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए? अब दो चीजें हमें अलग-अलग करनी है। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर और उनके मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई 9 मई के वाकयात के नतीजे में हो रही है, वो किसी भी तरह सियासी रिप्रेशन नहीं कही जा सकती। वो रियासत पर हमलावर हुए हैं और हमें बार बार याद कराना है कि रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाने वाले, जना हाउस को आग लगाने वाले, GHQ पर हमलावर होने वाले और शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वाले, वो सियासी इख्तलाफ नहीं था। तो लिहाजा अगर उसके नतीजे में उन्हें कानून का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरी सदा है कि उससे मुस्लिम लीग नून के साथ जो जुल्म हुआ उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि हमने किसी दिफाई या सिविलियन तंसीबात को आग नहीं लगाई थी और हमने जो है ना रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई थी, क्योंकि आज जिनके ऊपर कानून का इतलाक हो रहा है ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन पर भी डंडे लेकर काबिज हुए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद में 2014 में और अभी हालिया महीनों में लाहौर पुलिस के सैकड़ों अफसरान और एहलकारों को डंडे मारे थे और उनको जख्मी किया था और गाड़ियां जलाई थी। मुस्लिम लीग नून के रिकॉर्ड पे ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो प्योर अपने सियासी नजरियात की बुनियाद पर हमारे ऊपर ये सारे जुल्म ढाए गए थे। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये है कि अगर गैर कानूनी अमल आज हो रहा है, आप जिस तरह आपने कहा, उसका कोई दिफा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये जमात बनी थी उसी तरीके से अब इसका शिराजा बिखर रहा है। इसका बनाना भी कुदरती नहीं था और इसका टूटना भी कुदरती नहीं है। सर ये बता दीजिएगा कि ये जो इलेक्शन के ऊपर, डेट के ऊपर आप थोड़ी बहस फिर छिड़ गई है, पीपल्स पार्टी वजिद है कि जल्द हो जाए। आपको पता है मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनवरी में एक्चुअल में बहुत सर्दी होगी, और हम कल भी कामरान मुर्तजा साहब हमारे शो में थे, वो यही बता रहे थे, बड़ा तफसीली तौर पर उन्होंने बताया कि लोग एक्चुअली मुंतकिल हो जाते हैं, अपने 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 जगहों को छोड़ के गर्म जगह पे चले जाते हैं। तो एक्चुअली में वोट बैंक ही अगर आपका मिसिंग होगा तो आप कैसे इलेक्शन करा सकेंगे? तो ये एक वाज़ेह दलील है। इस पर क्या कुछ सोचा जा रहा है कि आया कि हम इसको मार्च के पहले हफ्ते में ले जाएं या फरवरी के आखिरी हफ्ते में ले जाएं या दिसंबर में पुश कर ले? क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, कानूनी तौर पर एक दफा जब इंशाल्लाह 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन अपने जो हल्का बंदी है उनकी हतमी नोटिफिकेशन कर देगा, उसके बाद 54 दिन का कानूनी एक पीरियड है जिसके अंदर सारी जो कानून है इलेक्शन का, जिसके तहत मुख्तलिफ स्टेप्स होने हैं। 54 दिन जो आपको 23 जनवरी बनते हैं, उसके बाद किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ जमातों को अपनी अपनी राय देने का हक हासिल है। पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो चूंकि सिंध में है, वहां बर्फ नहीं पड़ती, लिहाजा वो अपनी राय दे रहे हैं। जिनके वोट बैंक ठंडे इलाकों में है जहां बर्फ पड़ती है वो अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन ये बहरहाल हतमी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। हम सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं इलेक्शन की तारीख के मामले में। ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर आज मीटिंग हुई है जहां तमाम जमातों ने अपनी अपनी राय दी है। उससे पहले भी मुख्तलिफ जो इलेक्शन के मामलात है, तो पार्टियां अपनी राय देंगी, लेकिन इन सब का जो तवाज़ुन करना है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिस तरह इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अच्छा सर, बर्फ सिंध में पड़ती नहीं है और वहां पे बहुत बर्फ पड़ती है दूसरे एरियाज में, लेकिन पंजाब में और आपके साथ कोई लगता है बर्फ पिघल गई है। ये बर्फ पिघलने के पीछे जो अवामिल, इसमें आप जरा थोड़े से गौर करवाएंगे कि क्या अवामिल इसमें है जो ये बर्फ पिघल गई है? क्या एहतसाब का नारा बैक सीट पे चला गया है? और मईशत को बेहतर करना इज द बेस्ट रिवेंज, जैसे डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। क्या एक पार्टी इस मुल्क को सही सिमत में चला सकती है? हाउ इज दिस गोइंग टू बी डिफरेंट? जो 16-17 माह पहले हुकूमत रह के गई है, जो एक मखलूत हुकूमत थी, उससे कैसे फर्क हो सकता है और क्या वाज़ेह अक्सरियत नून लीग को हासिल हो सकेगी? जी, वाज़ेह अक्सरियत का फैसला तो पाकिस्तान की अवाम ने करना है। हम नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की अवाम से के पास जाएंगे, अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे, अपना जो साबिक़ा रिकॉर्ड है
खासतौर पे 2013 से 17 का, जिसमें दहशतगर्दी को खत्म करना शामिल है, लोड शेडिंग खत्म करना शामिल है, कराची शहर की टारगेट किलिंग खत्म करना शामिल है, महंगाई को खत्म करना शामिल है। तो हम ये रिकॉर्ड भी और पिछले जो 16 महीने का है कि जो मुश्किलात हैं वो भी कौम के सामने रखेंगे। लेकिन असल जो तमाम जो फोकस होगा वो मुस्तकबिल पर होगा कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनके बच्चे और बच्चियों को रोजगार कैसे देना है, मुईशत कैसे देनी है, और इसको नहीं भूलना कि अवाम का जो हक हाकमियत है उसको किस तरह कायम रखना है। इसमें जो एहतसाब का लफ्ज है वो आई थिंक अब बहुत ज्यादा डिबेस हो चुका है, क्योंकि एहतसाब करप्शन का भी होता है एहतसाब। लेकिन ये जरूर है कि जिन लोगों ने अवाम के हक हाकमियत को छीना है या उसको सबवर्ट किया है, उनसे कुछ हिसाब तो लेना होगा। तो लिहाजा उसकी जो सूरत होगी वो अभी हमारे सामने नहीं कि वो क्या एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी, पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स होगी, लेकिन पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त रखने के लिए कुछ हिसाब तो लेना होगा। और मखलूत हुकूमत के ऊपर आपकी राय? जी, मखलूत हुकूमत का मामला तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन के नताइज क्या आते हैं। पहले तो हम सब का फोकस इस बात पर है कि 2018 के बरक्स जो है इस दफा के जो इंतखाबात हैं वो सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हो। और उसके नतीजे में अगर तो जिस तरह 2013 में पाकिस्तान की अवाम ने नवाज शरीफ को पार्लियामेंट्री मेजोरिटी अपनी पार्टी की दे दी थी, अगर वो आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि मुख्तलिफ जमातों को साथ लिया जाए। ये सब लोग बात भूल गए हैं कि 2013 में तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एक जमहूरी रवादारी के तहत उनको कहा कि वो हुकूमत बनाए। इसी तरह जो है बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी थी उनको भी अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर मालिक को ये कहा गया था कि वो हुकूमत बनाए। तो ये जो रवादारी का जो सबक है वो नवाज शरीफ पहले भी कर चुके हैं, अभी भी चाहेंगे। लेकिन एक ये भी कड़वा सच है कि जो रवादारी नवाज शरीफ ने 2013 में तहरीक इंसाफ के साथ की उसके हमें अच्छे नताइज नहीं मिले, क्योंकि एक साल बाद ही वो हम पर हमलावर हो गए धरने की सूरत में। और फिर जो हमने देखा कि तो मैंने कहा पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर काबिज हुए, 150 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को जदोकोब किया, जो चाइना के सदर थे उनका दौरा मौखर किया, और इस्लामाबाद के शहरियों को जो है 126 दिन जिस अजियत में रखा। तो लिहाजा रवादारी सोच समझ कर ही करनी चाहिए। ठीक है सर, आखिर में मैं जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट सेपरेटली, लेकिन अगर आप ये देख लें कि आपकी विरासत में जो मुल्क आएगा उसमें एक एपेक्स कमेटी के फैसले आपको पैन आउट करेंगे आपके लिए। फिर आपको एक मोहसिन नकवी साहब है, हमारे पंजाब के वजीर आला है, उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अस्पताल हो, स्कूल हो, रोड्स हो, इन चीजों पर बहुत फोकस किया है। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी कि नया जो वजीर आला आएगा पंजाब में जो अभी निगरान के बाद, तो वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के हवाले से। साथ साथ सर आपको ये सारी चीजें जो ये पीटीआई के अरेस्ट हैं, ये साइफर केस है, ये आपको सब विरासत में मिलने वाला है। आर यू रेडी, आर यू प्रिपेयर्ड टू कैरी ऑन दिस? प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आज फवाद साहब भी बात कर रहे थे। सो दीज आर मैटर्स दैट यू आर गोइंग टू इनहेरिट। आर यू रेडी? एंड आप ये देख रहे हैं फॉसी कर रहे कि इनको इसी तरह से एक्सटेंड करेंगे और इसी तरह लेके चलेंगे, या विल यू मेक सम डैमिंग चेंजेस इन इट? तब्दीलियां तो होंगी जी, और उसमें एक तब्दीली ये होगी कि जिस तरह हमारी पूरी कोशिश होगी, अल्लाह से दुआ भी होगी कि अगर मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा पाकिस्तान की वजीर आज़म इंशाअल्लाह बनेंगे तो बहुत सारे मामलात पर आवाम के साथ खुलकर बात करनी होगी। अब जैसे प्राइवेटाइजेशन है, ये भी सबको भूल गया है कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी 2013 से 18 की, उसने बहुत संजीदा कोशिश की थी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की। लेकिन कराची में एक एहतजाज हुआ जिसमें नामालूम अफराद ने गोलियां चलाकर 2 पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, और वो सारा जो प्रोसेस था जो बड़ा संजीदा था उस वक्त भी, और उस पर पूरी कोशिश जारी थी, कानून साजी हो गई थी, वो रुक गया। तो ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने ये काम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जिसने सबसे मुश्किल तरीन काम ये किया कि परवेज मुशर्रफ को अदालत के सामने पेश किया, फिर हमें उसकी सजा भी भुगतनी पड़ी। तो लिहाजा ये सारे सबक जो हैं माजी के वो हमारे सामने हैं, और मैं बड़े अदब से और बड़ी आदमी से कहूंगा कि सवाए मुस्लिम लीग नून ने इतने भारी पत्थर किसी और ने पहले उठाए नहीं है,
तो अगर कोई तैयार है तो हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन आप ये अफगान रिपैट्रिएशन, ये तमाम तर चीजें you're okay with it, मतलब ये आप कंटिन्यू करेंगे या आप इसमें कुछ चेंज कर लाएंगे? जी देखिए, ये जैसे मैंने कहा अफगान रिपैट्रिएशन, मैं आपको जाती मुशाहिदे से बता सकता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की कैबिनेट में जितनी तवील बहसें इसके ऊपर हुई, 3-3 घंटे इस पर बहस हुई। ये कोई नए इश्यूज नहीं है जो दोबारा सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके हर इशू के ऊपर हमें पाकिस्तान की हुकूमत में और जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर सबसे पहले इस बात का फैसला मुश्किल हो जाता है कि कौन सी असल बीमारी है जिसकी हम इलाज करने जा रहे हैं। तो तशखीस का मामला, डायग्नोसिस का मामला, वो हमेशा सबसे मुश्किल है, जिस पर ज्यादा वक्त देना चाहिए, लेकिन एक्शन पहले शुरू हो जाता है। अगर ये अफगान रिपैट्रिएशन जो है, उस वक्त भी आपको याद होगा कि बहुत सारे खानदानों को $400 देके तकरीबन आई थिंक 10 से 12 हजार खानदान थे, उस वक्त भी रिपैट्रिएट हुए थे। लेकिन बाद में हमें ये मालूम हुआ कि वो सारे जो हैं वो एक दफा अफगानिस्तान गए और फिर वापस आ गए $400 खर्च करके, और फिर दोबारा वापस आ गए। तो ये, जिस तरह मैंने कहा, ये सारे एक्सपीरियंसेस हमें हो चुके हैं और इसी की बुनियाद पर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए हम बेहतर फैसले करेंगे। असल इशू है इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान दोबारा इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी के चीछड़े इमरान खान उड़ाकर गए हैं उसका कुछ रिपेयर काम शहबाज शरीफ साहब ने तो किया है, लेकिन उसको मजीद सालवेज और आगे लेकर जाना है। इस्तेहकाम से आपकी मुराद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो नहीं होगी? मैं सर आखिरी सवाल, बिकॉज़ आई एम वेरी टेम्प्टेड, क्योंकि आई डोंट बिलीव दिस आउट कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जी एक दफा मैंने कहा आप ही हो जाए थी सर, ये क्या करवा दीजिएगा। ठीक है एस्टैब्लिश हो जाए जी। मैंने कहा लास्ट सवाल सर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समन किया है 2 जनरल्स को, आपके रिटायर्ड जनरल्स हैं 2 जिनका आप भी नाम बड़े शौक से लेते हैं, उन दोनों को समन भी किया है, नोटिस भी भेज दिए हैं। आपको पता होगा एक सिविलियन केस है, सिविलियन ने केस दायर किया हुआ है कि ये अपने जो 2 साल इनके थे रिटायरमेंट के बाद ये बोल नहीं सकते थे, और उन्होंने गुफ्तगू की है मेतला साहब को, जावेद चौधरी साहब को उन्होंने गुफ्तगू की है, तो इस पर नोटिस जारी हो गए। इस लेगेसी को भी कंटिन्यू कीजिएगा या रोक दीजिएगा? जी नहीं, ये तो अब कंटिन्यू होगी, क्योंकि हमने 76 साल इसी तरह ये जो जख्म थे जो पाकिस्तान की हाकमियत को और आइन को लगे थे, जमहूरियत को लगे थे, हमने उनको ट्रीट नहीं किया। वो अब एक बहुत ही अजीब और गरीब कैंसर बन चुके हैं। तो बिलाखिर जिस तरह मैंने कहा ना, अदलिया में साफ पानी पहले से ज्यादा आया है, तो इन सब ये जो बंद इलाके थे, इनमें साफ पानी और सूरज की रोशनी हमें पहुंचानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका फरोज दस्तगीर साहब, हैविंग यू ऑन द शो इज ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत शुक्रिया निकाला। हमारे साथ मौजूद है जहांगीर जदून साहब, उनसे बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट जो है वो उसके खिलाफ जो पिटिशंस थी उनको आज मुस्तरद कर दिया गया है। 10 और 5 जजेस के तफरीक के बुनियाद पर अक्सरियती फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल को मेंटेन किया जाए एज लॉ। फिर अब एक हमने 9-6 का एक तजाद देखा, फिर हमने 8-7 का भी एक तफरीक देखी। 8-7 की तफरीक में यह है कि माजी से इसको जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, वहाँ से शुरू करना है या नहीं करना है। लेकिन इन एनी केस अप्रैल में जब ये बिल टेबल हुआ था जदून साहब, तो आपको याद होगा जस्टिस काजी फायजी साहब का उसूली मौक़िफ़ यही था कि जब तक 184(3) का फैसला नहीं हो जाता, इसका बिल के ऊपर फैसला नहीं हो जाता, कोई भी बेंच जो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और इसीलिए वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने थे। तो ये बात तो कहने दुरुस्त होगी कि उनका जो थॉट प्रोसेस था या उनका जो माइंड था, उन्होंने तो मेकअप कर लिया था, लेकिन कम से कम 15 जजेस साहिबान के माइंड्स हमारे सामने आ गए और ओपन समाज से मामले मजीद शफाफ हो गए। सर आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, ये बात बड़ी सच है और हकीकत है कि पहले जो भी बेंच बनता था, और इस एक्ट के पास जो करने की पार्लियामेंट की वजह भी ये थी कि बंदयाल साहब माजरत के साथ वो भी रिटायर हो गए, लेकिन जो एक बेंच बनता था मखसूस किस्म का, तो मीडिया वालों को भी, जो कोर्ट रिपोर्टर होते थे वहाँ पे, उनको भी, वकला को भी जो सुप्रीम कोर्ट अटेंड करते हैं, और ओवरऑल एक जो लोग इंटरेस्टेड थे प्रोसीडिंग में, पता चल जाता था कि ये वाला फैसला आने वाला है। जबकि इन्होंने हलफ उठाते ही फुल कोर्ट तश्कील दी, और आज आखिर वक्त तक जब तक फैसला नहीं आया, किसी को नहीं पता कि ये वाला फैसला इस तरह आएगा।
कोई कह रहे थे एक्सेप्ट होगा, कोई कह रहे थे हो सकता है। मुख्तलिफ जजों ने जो क्वेश्चन किए हैं और प्रोसीडिंग लाइव हर बंदे ने देखी, जो भी देखना चाहता उसके लिए ओपन थी। तो इसमें काउंटर क्वेश्चन देखें आप किस तरह आए हैं, वकीलों पे किस तरह बुछाड़ हुई क्वेश्चनों की, फिर जज साहिबान ने आपस में कितना काउंटर क्वेश्चन, काउंटर आंसर, तो हर एक को पता चल रहा था कि माइंड क्या है। लेकिन फाइनली उन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को, पार्लियामेंट की बालादस्ती को रिकग्नाइज किया है। वरना जो 5 जज थे जिन्होंने डिसेंटिंग दी है वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट हमारे इस काम में मुदाखलत नहीं कर सकती, जबकि उन्होंने कहा जी अगर वो एक हमारी जुरिस्डिक्शन एनहांस ही कर रहे हैं और एक फंडामेंटल चीज जो है कि 184(3) की जो अपील तो हर एक मानता था होनी चाहिए, लेकिन मोडस ऑपरेंडी जो है द वे इट शुड बी गिवन वो डिफरेंस था। कोई कहते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, वो सिंपल लॉ के जरिए ये नहीं मिल सकता। इस पे थोड़ा सा वरना ये तो कंसेंसस तैयार बंदी की कि 184(3) की अपील लाजमी होनी चाहिए थी। और एक ये भी बड़ी हद तक कंसेंसस थी कि एक पावर अगर जिस तरह पलवशा खान साहब, मैं आती हूँ जदून साहब का वापस। पलवशा खान साहबा ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर। बहुत शुक्रिया आपका पलवशा साहबा। पलवशा साहबा, जो बात आज वाज़े तौर पर नजर आती है वो तो यही है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया गया है। आज पार्लियामेंट बालादस्त है, इस बात पर बड़ा लोगों को खुशी भी महसूस हो रही है। और जो पार्लियामेंट को इज्जत बख्शने वाली बात है, अगर वो जो लंदन से चले, अगर वो भी उसको इतनी ही इज्जत बख्शे जिस तरह आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बख्शी है इज्जत, तो ये अब मामला ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली अगर देखा जाए तो माजी में नहीं जा रहा, लेकिन जब से ये एक्ट बना था या बिल के फॉर्म में आया था सामने, जब इसको स्टे कर दिया गया था अप्रैल में पलवशा साहबा, तो उसके बाद नैब के केसेस खुल गए थे। तो उस पर अपील इन एनी केस, मैं नून लीग से भी यही पूछ रही थी बिफोर द ब्रेक, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही नैब के केसेस के ऊपर दोबारा से रिव्यू शुरू हुआ तो जरदारी साहब, गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, सबको समन किया गया, सबको तारीखें दी गई कि पेश हो जाए, 24-25 तारीख को पेश भी होना है। तो आप समझती हैं इसमें अपील में जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम नैब के केसेस के हवाले से? देखिए, अभी तक तो मुझे इस बारे में कोई सुनगुन नहीं है, और अभी मेरे ख्याल में आज क्या तारीख है, कल 12 है, तो 13-14 2 दिन है, 15 को शायद मेरे ख्याल में इसका टाइम पूरा होता है। लेकिन अभी तक इस बारे में मुझे पार्टी की तरफ से जो है हमने कोई इंडिकेशन नहीं है। और मैं समझती हूँ कि आज इतने दिन हो गए हैं, किसी भी पार्टी ने इसमें जो है जाने की कोशिश नहीं की अपील में, तो रिव्यू में। तो अब ये कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पर कि 2 दिन में कोई आगे जाएगा। हुकूमत का तो नहीं समझ आता कि वह जाएगी, लेकिन इस वक्त तो ये एक मुबहिम बात है। ठीक है, ये फरमाइएगा पलवशा साहबा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, इससे पार्लियामेंट मजीद स्ट्रेंथन हुई है? आपको लगता है कि जुडिशरी में जो धड़ेबाजी थी वो खत्म हुई है? कम से कम जो पॉलिटिसाइज कर दिया गया था इदारे को, उसका दरवाजा बंद हुआ है? आप क्या किस नजर से देख रही हैं इसको? देखिए, ओवरऑल तो एक बहुत अच्छा फैसला है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो एक आमने सामने आने का तस्वर था, रोज हमारे इसी बात पे आपसे टॉक शोज होते थे कि आमने सामने खड़े हो गए, वो तस्वर जो था वो खत्म हुआ है बहुत बड़ी हद तक। और मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छी प्रेसिडेंट है, और ये एक मुतवाजन रखेगा तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में, ना कोई दूसरे की हदूद पे इंक्रोच करेगा, और ना ये कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। आमने सामने तो खड़े होने की बात वहां होनी चाहिए जब 2 मुल्कों के डिफरेंट इदारे हों, 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज हों मुख्तलिफ ममालिक की, या मुख्तलिफ ममालिक के इदारे एक दूसरे के आमने सामने खड़े हों, हमें समझ भी आता है। एक ही मुल्क के जो बाजू हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाना, ये तो बड़ी खतरनाक एक सूरत हाल थी जो आपने देखा पिछले जो है काफी अरसा जो है ये जारी रही जब तक बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। तो लिहाजा उस मखमसे से तो हम अल्लाह करके बाहर आए हैं, और आज ही एक अच्छाई की इसमें नवीद है। बाकी किसी पार्टी के लिए इससे मतलब क्या एक इम्प्रेशन था कि सबको शायद रिलीफ मिले, उस पर एक काफी ड्रॉप सीन हो गया। अब ये मैं नहीं रखती कि वो नून लीग इसको किस नजर से देखती है, मगर अपेरेंटली वो वाला जो है मामला जो है शायद कुछ डिसअपॉइंटिंग होगा।
अच्छा, ये फरमा दीजिएगा जदून साहब, क्योंकि आज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के भी 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। उनका जो हक तलफी उनकी हुई थी, जो एस्टैब्लिशमेंट ने एक किरदार अदा किया था, जो उनको जुडिशल कुर्बानी देनी पड़ी, अपने ओहदे से हटना पड़ा, अपनी प्रमोशन से हाथ धोने पड़े, उनकी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। इस पर क्या किया जाना चाहिए? क्या उनको भी अब अपील में जाना चाहिए? वो क्योंकि अपील में जाना नहीं चाहते, वो कहते हैं खुद इस पर आज खुद नोटिस दिया जाए, आज खुद नहीं, कम से कम उनको खुद ना करना पड़े। सबको पता है कि क्या ज्यादती हुई है। आपकी क्या इस पे ओपिनियन है? नहीं, उनका केस तो प्रोसीड हो रहा है, उनकी अपील प्रोसीड हो रही है। बात वो एडजर्न होता है तो फिर दोबारा केस नहीं लगता। तो अब मेरे ख्याल में ये चीफ जस्टिस साहब जो आए हैं वो केस टेकअप करेंगे। वो इन्हीं ने उनको वकालत की भी इजाजत दी। सबसे पहले जब ये इनको मिली थी अथॉराइजेशन कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो वकला के लाइसेंस है उनके लिए इंटरव्यू करें, तो सबसे पहले शौकत सिद्दीकी का लाइसेंस इन्होंने बहाल किया है। तो अभी मेरे ख्याल में उनका केस पेंडिंग है, उनकी अपील प्रोसीडिंग हो रही है और फाइनल स्टेजेस पे है। उनको नए सिरे से अपील करने की जरूरत नहीं, उनका ऑलरेडी केस प्रोसीड हो रहा है और ये मेरे ख्याल में इनको बेंच बना के वो सुनेंगे और जो भी रिलीफ बनता होगा वो उनको इंशाल्लाह लगता है कि जरूर देंगे रिलीफ। तो वो उनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी, उनको किसी नए अपील की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये फरमाइएगा इलेक्शन के हवाले से भी, क्योंकि एक पिटीशन पेंडिंग है आबिद जुबैरी साहब की, और जस्टिस काजी फाइज़ ने कमेंट्स में भी उनसे ये बात की थी कि आप ये वाला रैप करने देंगे तो हम दूसरे पे जाएंगे ना, एक को रैप करेंगे तो दूसरे पे जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि आइन बालादस्त है, कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ है, आइन ही सब कुछ है, पार्लियामेंट भी सॉवरेन है। तो क्या इलेक्शन पर कोई डेट देने के हवाले से क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई रोल अदा करेंगे, आपको लगता है? देखिए, सबसे पहला उनका जो टेस्ट केस था वो तो यही था कि जी एक पूरी बनी फुल कोर्ट और उसमें जो कुछ हुआ आपने सामने देखा, तो उसमें तो वो कामयाब हो गए कि उन्होंने रैप अप कर लिया केस बड़ी ठीक ठाक और एक जजमेंट दे दी कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की बात मानती है और पार्लियामेंट की जो है बालादस्ती कबूल किया। अब उसके बाद जो बाकी केसेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन पेंडिंग है तो वो उनको लाजमी टेकअप करनी चाहिए। और इनकी पहले ऑलरेडी जजमेंट है कि इलेक्शन जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बल्कि पर्सनली तलब किया, इन चेयरमैन को भी और 4 मेंबरान को भी लोकल गवर्नमेंट के किसी इलेक्शन बलूचिस्तान में। उनका आपका काम इलेक्शन कराने के अलावा और कुछ है ही नहीं है। ये आई वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बड़ी सख्त तंबीह की इनको। उनका आप मुझे दूसरा काम बताएं आपका क्या है इलेक्शन करवाने के अलावा। तो अगर उन्होंने पिटीशन टेकअप कर ली, वो करनी चाहिए, ज़ाहिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तो जरूर कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन से ये डेट ले लेंगे कि आपने किस डेट को आपने इलेक्शन कराना है। आप हमें आके पूरा स्केड्यूल दें, कब फाइलिंग होगी, कब इन पे ऑब्जेक्शन आएंगे और कब फाइनल आप जो है कैंडिडेट की लिस्ट। और ये मेरे ख्याल में वो करेंगे। अगर पिटीशन टेकअप हो जाती है तो लाजमी वो भी पब्लिक इंटरेस्ट को वो देखें। लोग अनरिप्रेजेंटेड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि अब जितना जल्दी हो सके 90 दिन 60 दिन, अगर चलो डिलिमिटेशन की वजह से 1 महीना ऊपर हो गया 2 महीने, तो इलेक्शन तो लाजमी होनी चाहिए। इलेक्शन से तो कोई फरार है नहीं किसी का। ठीक है, इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उनका और कोई काम है नहीं इलेक्शन कराने का, लेकिन तारीख का अनाउंसमेंट नहीं करे। बलबशा साहिबा, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी कहा था कि आप एक पिटीशन लेके जाएंगे कि इलेक्शंस की डेट का शेड्यूल या जो भी है इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जारी करे। फिर आपकी मुलाकात जब हुई थी इलेक्शन कमीशन से आपके एक वफ्द की, तो उसके बाद ये कह दिया गया था, पर डिलिमिटेशन की कम से कम डेट आ गई थी कि हल्का बंदियां कब तक खत्म हो जाएंगी, 30 नवंबर की जो तारीख दे दी गई थी, कम से कम इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था। अब आप पिटीशन लेके जाएंगे या आप आबिद जुबैरी साहब की पिटीशन पर डिपेंड करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ क्या होगा इस पर? इलेक्शन की डेट तो इलेक्शन कमीशन ने ना दी, वो कब तक उनको ये मुद्दत दे देंगे? क्योंकि वो तो पार्टी ने एक पहले दिन से अपना स्टैंड लिया हुआ है, बल्कि बाकी पार्टीज जो है उनके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है इस इशू में, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक स्टैंड लिया हुआ है। उसके बाद हल्का मियां साहब लाल सूट पहन के और अपना दिल भी लाल करके बैठ तो गए हैं सऊदी अरेबिया के, जा रहे हैं वहाँ उम्रा परफॉर्म करेंगे। उनको मुबारक है, उनको पहले ही मुबारक दे देते हैं, अपने उनकी उम्रे की सआदत को हासिल करेंगे। उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में उनके साथ क्या मामलात होंगे, क्या हिफाजती ज़मानत और बर्फ़ पिघलना इसी को कहते हैं। क्या बर्फ़ वाकई पिघल गई है जिस तरह बलबशा साहबा कह रही थी, ये बर्फ़ किसी के लिए भी नहीं पिघली है। क्या बर्फ़ यूं ही जमी रहेगी और इस मुल्क में ये जम्मे गफ़ीर जो लगा हुआ है इसको कौन थामेगा और कौन आगे लेके चलेगा, ये देखना बाकी है। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।